आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य खबरें। तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री श्री दामोदर राजा नरसिम्हा ने आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में 1770 वेंटिलेटर हैं। वहीं नरसिम्हा ने आगे कहा कि सरकार 58 करोड़ रुपए के 485 अतिरिक्त वेंटिलेटर खरीद रही है, जिससे इस साल फरवरी तक सरकारी अस्पतालों में लगाया जाएगा। तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टर्शियरी अस्पतालों के लिए मेडिकल उपकरणों का आकलन 2024 में नेशनल मेडिकल काउंसिल के नियमों के अनुसार किया गया था और अभी उनकी खरीद की जा रही है। MRI स्कैन मशीनों के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि गांधी MGM उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल और RIMS आदिलाबाद में सिर्फ 4 MRI मशीनें हैं। सरकार 192 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी अस्पतालों में 8 नई MRI मशीनें लगाएंगी, जिसमें हैदराबाद के नीलोफर हॉस्पिटल के साथ साथ महबूबनगर, सूर्यापेट, निजामाबाद, नालगोंडा, सिद्दीपेट शामिल है। मरीजों की सुविधा के लिए गांधी और उस्मानिया अस्पतालों में और MRI मशीनें लगाई जाएंगी। इसके अलावा मार्च 2026 तक सरकारी अस्पतालों में 8 नई CT स्कैन मशीनें लगाई जाएंगी। तेलंगाना के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता T हरीश राव के लिए फोन टैपिंग मामले में बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें सरकार ने हरीश राव से पूछताछ करने की अनुमति मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने राज्य सरकार के इरादों पर पानी फेर दिया है और हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। दरअसल फोन टैपिंग केस की जांच के सिलसिले में तेलंगाना सरकार हरीश राव को तलब करना चाह रही थी। इसके लिए सरकार ने हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें हाई कोर्ट ने साफ कहा था कि इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। तेलंगाना सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर करते हुए हरीश राव से पूछताछ की इजाजत मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आज सुनवाई के दौरान तेलंगाना सरकार की दलीलों को संतोषजनक नहीं पाया। अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश में कोई दखल अंदाजी की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की ओर से दायर SLP को खारिज कर दिया, जिसे राज्य सरकार के लिए एक बड़ा कानूनी झटका माना जा रहा है। भारतीय महिला निकिता गुडिशाला की तमिलनाडु में हत्या कर दी गई थी। निकिता का शव एक्स बॉयफ्रेंड अर्जुन शर्मा के अपार्टमेंट में मिला था। अब इस मामले पर बड़ा खुलासा सामने आया है। निकिता के एक्स बॉयफ्रेंड अर्जुन को आज इंटरपोल पुलिस ने तमिलनाडु से गिरफ्तार कर लिया। मेरा बेटी का नाम निकिता है। रूममेट से 4 जने रहते थे। अभी मेरा बेटी उसको मालूम पड़ा वो तो पूरा खर्चा कर दिए पूरे। मेरे बेटे से भी पैसे पूछ लिया उन्होंने। इंडिया भाग जा रहा बोलते मालूम तो ना फोन करा था, आओ पैसा दे तुम बोल के अटेम्प्ट करके भाग गया। उतना ही गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से विनती करता हूँ, मेरा बेटी का बॉडी जल्दी दे दीजिए। सर कहाँ पे गए सर आपकी बेटी का? कोलंबिया में पढ़ाने के लिए गई, जॉब वहीं कर रही। सर कब गई थी निकिता? 4 साल की 2021 में। और गलती से भी और दूसरा कुछ भी नहीं, रूम में एक्स रूममेट था, उन्होंने बाहर दूसरा रूम में आया भी एक्स बॉयफ्रेंड बोल के गलती से दे रहे वो कुछ नहीं। वही थोड़ा विनती करता हूँ, मेरा बेटी का नाम। तेलंगाना जागृति के अध्यक्ष और KCR की बेटी की कविता ने BRS लीडरशिप पर तीखा हमला किया और हाल ही में विधानसभा के बहिष्कार और पानी बंटवारे के मुद्दे को लेकर अप्रत्यक्ष रूप से अपने भाई और सीनियर BRS नेता हरीश राव को निशाना बनाया। सत्ताधारी कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाते हुए कविता ने कहा कि विधानसभा में BRS के बहिष्कार से रेवंत रेड्डी सरकार को झूठ फैलाने में मदद मिली और सरकार को लोगों को गुमराह कर पाई, खासकर कृष्णा नदी के पानी के बंटवारे जैसे अहम मुद्दे पर। वहीं पिछली BRS सरकार और अपने चचेरे भाई हरीश राव को कटघरे में खड़ा करते हुए BRS पार्टी छोड़ चुकी कविता ने पूछा कि तेलंगाना के कृष्णा नदी के पानी के 3% हिस्से पर किसने दस्तखत किए और पालमुरु, रंगारेड्डी और नारायणपेट कोंडंगल जैसी अहम परियोजनाओं के लिए आवंटन क्यों कम किया गया। कविता ने कहा कि मैं राज्य विधान परिषद में एक बार फिर अपना इस्तीफा दे दिया है। मुझे उम्मीद है कि चेयरमैन मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लेंगे। BRS पार्टी से मुझे जिस अपमानजनक तरीके से सस्पेंड किया गया है उससे मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। BRS तेलंगाना के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने में नाकाम रही है और कांग्रेस भी वही कर रही है। इस राज्य को एक स्वतंत्र राजनीतिक पार्टी की ज़रूरत है।
महाराष्ट्र के अकोला में एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के भारत माता की जय न बोलने के बयान ने तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस पार्टी हो या सत्ताधारी महायुति अब ओवैसी के इस बयान का विरोध कर रहे हैं। ओवैसी ने एक सभा को संबोधित करते हुए संविधान, धार्मिक स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि संविधान वी द पीपुल से शुरू होता है, भारत माता से नहीं। महाराष्ट्र के अकोला में एमआईएम प्रमुख ओवैसी के भारत माता की जय न बोलने के बयान ने तूल पकड़ लिया है। वहीं ओवैसी ने कहा कि मजहब पर चलने की आज़ादी संविधान ने दी है। ओवैसी ने कहा, संविधान में साफ लिखा है कि आपको अपने मजहब पर चलने की आज़ादी है, आपको सोचने की आज़ादी है, यह आज़ादी लिख कर दी गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस से जुड़े लोग मुसलमानों से यह कह रहे हैं कि वे अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत करें, जो संविधान के खिलाफ है। वहीं ओवैसी ने कहा कि अगर अल्लाह कहने को मजबूर किया जाए तो एमआईएम चीफ ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर आज कोई यह कहे कि इस मुल्क में रहना है तो खुदा बोलना पड़ेगा, तो आप उससे क्या जवाब देंगे। बीआरएस के नेता और पूर्व मंत्री के.टी. रामाराव ने कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस के चुनावी वादों को लेकर विवादित टिप्पणी की। केटीआर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान जनता से कई बड़े वादे किए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्हें पूरा करने में विफल रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 2 लाख नौकरियों का वादा किया था, किसानों के लिए कर्ज माफी और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण देने का आश्वासन दिया था, लेकिन इनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। अपने बयान में केटीआर ने कहा, राहुल गांधी को अशोक नगर के चौराहे पर फांसी देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने 2 लाख नौकरियों का वादा किया और पूरा नहीं किया। किसानों के कर्ज माफी के वादे पर उन्हें वारंगल में फांसी देनी चाहिए। बीसी आरक्षण के वादे पर राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी को कामारेड्डी में फांसी देनी चाहिए। अगर हर अधूरे वादे पर फांसी दी जाए तो कांग्रेस को 420 बार फांसी देनी पड़ेगी। वहीं केटीआर के इस बयान ने राज्य की राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया है। सोशल मीडिया पर भी इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई हैं। गौरतलब है कि तेलंगाना में कांग्रेस ने केसीआर के बीआरएस को चुनाव में हराकर जीत दर्ज की थी। बीजेपी नेता सीटी रवि ने कहा, बेंगलुरु में कांग्रेस सरकार बांग्लादेशी अप्रवासियों को मुफ्त घर दे रही है। हमने इसका विरोध किया है। यहाँ भी गरीब लोग हैं, उन्हें घर दीजिए। यहाँ दलित भी हैं, उन्हें भी घर दीजिए। यहाँ मुसलमान भी हैं, उन्हें घर दीजिए। बांग्लादेशियों को मत दीजिए। अगर आप बांग्लादेशियों को घर देंगे तो हम पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन करेंगे। बेंगलुरु में बांग्ला घुसपैठियों को कांग्रेस सरकार मुफ्त में घर देने का काम कर रहा है। उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट किया है, हम उसके खिलाफ है। यहाँ भी गरीब लोग हैं, उसको देना। यहाँ भी दलित लोग हैं, उसको देना। यहाँ के मुसलमान है, उसको देना। बांग्लादेशियों को मत देना। मतलब बांग्लादेशियों को आप दिएगा तो हम राज्यव्यापी हम संघर्ष करेंगे। सेंट्रल भी करता है, आप भी करो, आप भी करो। आप घर देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बोला है क्या? यहाँ वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए बोला है क्या? यहाँ आधार कार्ड कौन दे रहा है? यहाँ दाखिल करने का कौन दे रहा है? वो पहले रुको। क्या वजह हो? कर्नाटक में बेल्लारी हिंसा पर मंत्री संतोष लाड ने बीजेपी के विरोध प्रदर्शन पर कहा कि जब हिंदू दूसरे हिंदू से लड़ता है, झगड़ता है और उसकी मौत हो जाती है तो उस पर कोई बात नहीं करता। वही अगर जब हिंदू और मुसलमानों का मामला हो तो सब इस पे राजनीति करने और बोलने लगते हैं। संगठन वालों ने लव जिहाद का नाम निकाला है। नहीं, वो तो उनको जो दिखाना है। वैसे तो वो जो हुआ है उसके लिए तो बहुत शर्मनाक है। वैसे कभी नहीं होना है। जिनको जो बोलना है वो बोलते रहेंगे। तो देश का कानून है ना, देश का कानून है तो उस कानून के हिसाब से हम चलेंगे। अब क्या कर सकते? अब जब 2 हिंदू में कोई होता है तो कोई हिंदू बात नहीं करता है, सही है ना? जब दोनों हिंदू आपस में कुछ होता है, कोई ऐसा केस होता है तो कोई हिंदू नहीं बात करता है। कोई दलित पे अट्रॉसिटी होता है तो कोई हिंदू नहीं बात करता है। दोनों हिंदू जब आपस में जब लड़के झगड़ के कोई मर जाता है तो कोई बात नहीं करता है। तो जब हिंदू मुसलमान होता है तो बात करते हैं। तो आपको जाहिर से मालूम है तो किसकी वजह से क्या हो रहा है। आपको मेरे सच आपको पता है। बीजेपी ने कोयले का इश्यू चल रहा है ना सर, उसके बारे में आज वो मुद्दे को उठा के प्रोटेस्ट करने के लिए किधर कौन सा लेआउट है? बेंगलोर। अच्छा, तो क्या करना है? उसको मुद्दे को उठा के आज नहीं, मुझे उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि वहाँ का मैं नहीं हूँ। सो लेआउट के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, तो इसके लिए मैं ज्यादा नहीं बात कर सकता। सर, बल्लारी वायलेंस भरत रेड्डी गनमैन को अरेस्ट किया है सर, उसके बारे में नहीं, जो भी करेगा सरकार रूल्स के हिसाब से करेगा। अरेस्ट हुआ है तो अच्छी बात है ना आपके हिसाब से। तो
सो सरकार तो एक्ट कर रही है ना। सो गनमैन अरेस्ट हुआ है तो जो फायर किया है उनको पकड़ेंगे ना, जरूर पकड़ेंगे ना। सर येल्लापुर इंसिडेंट कर्नाटक में सीएम पद को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच घमासान मचा हुआ है। इसी बीच मुख्यमंत्री सिद्धरमैया राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले बनने से बस एक ही दिन दूर हैं। वह कल पूर्व मुख्यमंत्री डी देवराज उर्स का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, जो 7 साल और 239 दिनों तक इस पद पर रहे थे। सिद्धरमैया ने मुख्यमंत्री के रूप में सोमवार को 7 साल और 239 दिन यानी आज पूरे कर लिए हैं। तीसरे स्थान पर एस निजलिंगप्पा है। उन्होंने 7 साल और 175 दिनों तक का कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया है। फिर चौथे स्थान पर रामकृष्ण हेगड़े हैं, जो 5 साल और 216 दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, और बीएस येदियुरप्पा जो 5 साल और 82 दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, वे 5वें स्थान पर है। वही देवराज उर्स लगातार 7.5 साल तक सत्ता में थे। सिद्धरमैया के पहला कार्यकाल पूरा करने के बाद कांग्रेस राज्य में सत्ता में वापस नहीं आई। 2018 के विधानसभा चुनाव के नतीजे पक्के नहीं होने के वजह से कांग्रेस ने जेडीएस के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनाई थी। हालांकि कुमारस्वामी की सरकार सिर्फ 14 महीने बाद ही गिर गई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आज भारत के प्रति अमेरिकी राष्ट्रपति के रवैये की आलोचना करते हुए कहा कि दोनों नेताओं के बीच बार बार सौहार्दपूर्ण व्यवहार दिखाने के बावजूद वाशिंगटन लगातार कभी गर्म कभी ठंडा रवैया अपना रहा है। एक्स पर एक पोस्ट में रमेश ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर भारत से आयात पर उच्च शुल्क लगाने की धमकी दी है। उन्होंने टिप्पणी की है कि नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बार बार दिखाई गई व्यक्तिगत गर्मजोशी और सोशल मीडिया पर प्रशंसा से भारत को कुछ खास लाभ नहीं हुआ है। उन्होंने एक पोस्ट में कहा कि व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री के अच्छे दोस्त भारत के प्रति अपना कभी गर्म कभी ठंडा रवैया जारी रखे हुए हैं। उन्होंने एक बार फिर धमकी दी कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करता है तो वे भारत से आयात होने वाले अमेरिकी उत्पादों पर उच्च शुल्क लगाएंगे। वे सभी नमस्ते ट्रंप हाउडी मोदी कार्यक्रम, वे सभी गले मिलना और अमेरिकी राष्ट्रपति की प्रशंसा करने वाले वे सभी सोशल मीडिया पोस्ट बहुत कम लाभ पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस सांसद और पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने केरल में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राज्य की जनता पिनराई विजयन के नेतृत्व वाली सरकार से तंग आ चुकी है और आगामी विधानसभा चुनाव में उसे सत्ता से बेदखल करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ कई बैठकों के बाद वायनाड में बोलते हुए केशव वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी ने पिछले 2 दिनों में व्यापक विचार विमर्श किया है और एकजुट होकर नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। वेणुगोपाल ने मीडिया से कहा कि एक तरफ सीपीएम सरकार को फिर से सत्ता में लाने की बात कर रही है, लेकिन जनता का मन स्पष्ट है कि वे इस सरकार को हटाना चाहते हैं। सभी लोग पूरे उत्साह और दूरदृष्टि के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। हम केरल में जीत हासिल करेंगे। राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में तेजी आने के बीच केसी वेणुगोपाल की ये टिप्पणियां सामने आई है। तमिलनाडु कांग्रेस सांसद मणिक्कम टैगोर ने कहा कि अब सिर्फ सीट शेयरिंग नहीं बल्कि पावर शेयरिंग पर बात करने का समय आ गया है और जोर देकर कहा कि तमिलनाडु में गठबंधन की राजनीति एक ऐसी सच्चाई है जिसे टाला नहीं जा सकता। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब कांग्रेस तमिलनाडु में डीएमके के नेतृत्व वाले सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है। टैगोर ने कहा कि राज्य में कोई भी पार्टी गठबंधन के बिना नहीं जीत सकती, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी का अपना वोट बैंक है। टैगोर ने कहा है कि यह दबाव ज़मीनी स्तर से आ रहा है। उन्होंने कहा ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की सरकार में शामिल होने की मांग है और साथ ही जोड़ा कि कांग्रेस गारंटी देती है, लेकिन हम उन्हें तभी पूरा कर सकते हैं जब सत्ता में हो। कांग्रेस सांसद ने कहा आईपीडीएस ने एक सर्वे किया है। उस सर्वे में साफ तौर पर कहा गया है कि इस चुनाव में इंडिया गठबंधन को साफ फायदा होगा और हमें पूरा भरोसा है कि तमिलनाडु में हमें साफ बहुमत मिलेगा। हमें पूरा यकीन है कि 2026 का साल इंडिया गठबंधन का साल होगा। अमित शाह सिर्फ एक बात जानते हैं, सत्ता का गलत इस्तेमाल कैसे करना है। तमिलनाडु सत्ता के उस गलत इस्तेमाल को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आगे उन्होंने ये भी कहा है कि लोग 2026 में फिर से बीजेपी को नकार देंगे। बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सियासत में जुबानी जंग तेज हो गई है। शिवसेना शिंदे गुट की नेता शायना एनसी ने शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आदित्य ठाकरे की विचारधारा को पिछड़ी बताते हुए कहा कि अगर आज बाला साहेब ठाकरे जीवित होते तो वे उन्हें उल्टा लटका कर पीटते।
शहनाइन सिंह ने कहा कि अगर बाला साहब ठाकरे आज जीवित होते तो वे इस तरह की राजनीति को कतई बर्दाश्त नहीं करते। शहनाइन सिंह ने दावा किया कि कुछ लोग मुंबई की पहचान बदलने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन शिवसेना इसे कभी सफल नहीं होने देगी। शहनाइन सिंह ने आगे ये भी कहा कि ये लोग मुंबई को ममदानी बनाना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हम प्रगतिशील राजनीति के लिए यहाँ हैं, जबकि वे पिछली सोच और टिप्पणियों तक सीमित रह गए हैं। ये वचननामा नहीं है, फेक नामा है, जहाँ फ्री बिजली, फ्री ये, फ्री वो, कॉपी पेस्ट जब आप करते हो तो आपका सुपड़ा साफ होगा, जैसे झाड़ू का सुपड़ा साफ हुआ। रही बात जो आप सही में मराठी मानुस के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो बताइए कि 25 साल में आपने किया क्या है। हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने गिरनी कामगार हो, बीडीडी चौलरी डेवलपमेंट हो, रमाबाई नगर जहां 17,000 घर मिले मराठी मानुस को, देखा है कि कैसे हमारी लाड़की बहन को सशक्त करे लाड़की बहन योजना से। और वहां आप सिर्फ बेबुनियादी आरोप लगाते हमारे ऊपर, और वहां आपके वचननामा जो फेक नामा है वो कट पेस्ट करके कोई अन्य पार्टी के लेके मुंबई में लाते हैं। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।